Hello everyone, how are you? I hope all of you are happy and healthy and once again you are most welcome to my YouTube channel GK with MCAP। आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल GK with MCAP पर स्वागत है, जहां आपको किसी भी स्टेट का, खास तौर पर यूपी के यदि कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, यूपी के किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हो, तो उसके लिए रामबाण सीरीज है, रामबाण वीडियो है। क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे, धमाकेदार मिलेंगे, दमदार मिलेंगे। इसकी आजमाइश के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि वर्दी की कसम है, वर्दी लेनी है, तो आपको वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। हो सके तो प्रश्नों को नोट करिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। चलिए, आज का पहला दमदार प्रश्न है कि इनमें से कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें जनहित याचिका दायर की जा सकती है। देखिए साथियों, बिल्कुल हलवा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बनते हैं। आपके विकल्प पढ़ता हूं। विकल्प नंबर ए है कि जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए, व्यस्त सड़कों से बड़े बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए। तो चलिए एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो साथियों, जो PIL दायर की जाती है, जो जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो वह किन किन मामलों में दायर की जा सकती है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो विकल्प ए की जहां तक बात है कि जहां राज्य सरकार के भारी कर लगाने के निर्णय के कारण गरीब लोग प्रभावित होते हैं, क्या इसके लिए जनहित याचिका दायर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि साथियों जो टैक्स लगाना है, अर्थात जो कर लगाना राज्य सरकार का, ये क्या है, अधिकार है। वह सरकार टैक्स लगा सकती है। यदि क्योंकि टैक्स नहीं लगाएगी तो गरीब जनता की मदद कहां से करेगी? जो तरह तरह की योजनाएं सरकारें चलाती हैं, तो उन योजनाओं को पूरा करने के लिए फंड कहां से आएगा? तो फंड आएगा टैक्स से, और टैक्स लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका विकल्प ए तो नहीं हो सकता। चलिए विकल्प 2 की बात करते हैं, बी की, सड़कों, सीवर आदि को बनाए रखने के लिए। तो साथियों देखिए, जो सड़कें होती हैं, यदि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो जाएं तो उनके कारण क्या होता है? उनके कारण एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं घटित होती हैं और लोगों की जान तक चली जाती है। यदि सीवरों की व्यवस्था नहीं है, शहरों में सीवर की हालत खराब है, तो उसके कारण भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सड़कों और सीवरों को सही प्रकार से, व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए सरकार का ये दायित्व बनता है और आपका अधिकार बनता है। जनता का ये अधिकार है, मूलभूत सुविधा है, ये मूलभूत अधिकार है उसका। अर्थात इसके लिए आप जो है PIL दायर कर सकते हो। चलिए विकल्प सी है कि ट्रैफिक समस्या से बचने के लिए, व्यस्त सड़कों से बड़े बड़े होर्डिंग और साइन बोर्ड हटाने के लिए। देखिए, जब कभी आप ट्रैफिक में चल रहे होते हैं तो आपने देखा होगा सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं। तो पूछा गया कि क्या इसके खिलाफ आप जनहित याचिका दायर कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ट्रैफिक के दौरान जब कभी यदि आंधी तूफान आ जाए या किसी भी समस्या के कारण यदि वे होर्डिंग, जो बड़े बड़े साइन बोर्ड होर्डिंग होते हैं, यदि वे गिर जाए, तो उसके कारण जब वे वाहनों पर या लोगों पर गिरते हैं तो उसके कारण वे बड़ी बड़ी हादसे या बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होती है। और इसलिए जो है आप इसके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर कर सकते हो, आप PIL लगा सकते हो। इसलिए आपका बी और सी दोनों ही सही हो गए। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 4, बी और सी, ये आपके दोनों सही हैं, जबकि ए आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? हलवा प्रश्न है। 47, 29, 34 या फिर 17। तो साथियों देखिए, आपका आर्टिकल 330 कौन सा? आपका आर्टिकल 330, 331, 332 और आपका 333 अर्थात 333। ये आपके 4 आर्टिकल संबंधित है आपके SC ST से। किससे? जो SC ST है, इनसे संबंधित आपके 4 आर्टिकल, और 2 आपके किसके लिए? 2 आपके सेंटर के लिए हैं और 2 आपके लिए ये स्टेट के से संबंधित है। 2 स्टेट से और 2 सेंटर से संबंधित है, अर्थात 2 पार्लियामेंट और 2 स्टेट के लिए है। और ये चारों ही जो आर्टिकल्स हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित होती है? आप जानते हैं कि जो लोकसभा होती है उसमें सभी वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। जैसे OBC के लिए अलग है, SC ST के लिए अलग है और सामान्य के तो काफी हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? 47, 29, 34 या फिर 17? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो 47 सीटें हैं वे आरक्षित है आपकी किसके लिए? आपकी अनुसूचित जनजातियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? ये प्रश्न 5 स्टार है और 100% आएगा। क्यों आएगा वो भी बताता हूं। तो साथियों देखिए,
जो पहले एंग्लो इंडियन की लोकसभा में सीटें आरक्षित होती थी, आप जानते हैं कितनी होती थी, 2 होती थी, ठीक है। लेकिन अब क्या कर दिया गया, वर्तमान में इनको हटा दिया गया है, इनको डिमोलिश कर दिया गया है, इसे बाहर कर दिया गया है। अर्थात एंग्लो इंडियन की अब कोई भी सीट लोकसभा में नहीं होगी। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। और यहां पर भी कुछ बच्चे जो है कंफ्यूजन में पढ़कर राइट आंसर इसका 2 लगाएंगे, क्योंकि पहले से 2 थी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, अर्थात इसलिए अब 0 सीटें रह गई हैं एंग्लो इंडियन की। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने 1914 में जापानी स्ट्रीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? यह प्रकरण आपने अक्सर सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिए डिटेल के साथ में। जो कि कामागाटामारू जो प्रकरण था वह था क्या, पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो कामागाटामारू था ये क्या था। तो फ्रेंड्स, ये एक जापानी स्टीमर था, एक जहाज था, और ये भाप से चलने वाला एक जहाज था, समुद्री जहाज। और जिसे क्या गया, चलो मैं थोड़ा सा इसके बारे में पूरा बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये एक भाप से चलने वाला एक समुद्री जहाज था, जापान का था, जिसे हांगकांग में रहने वाले कौन, एक बाबा गुरदत्त सिंह थे, पंजाबी थे बाबा गुरदत्त सिंह, इन्होंने इसे खरीदा था। और जहाज में इन्होंने पंजाब के कितने 376 कितने 376 लोगों को, अर्थात पंजाबियों को बैठाकर इन्होंने 4 अप्रैल 1914 को, कब 4 अप्रैल 1914 को, ये कहां के लिए, ये कनाडा का शहर पड़ता है वैंकूवर, जो तटीय राज्य है, वहां के लिए रवाना हुए और 23 मई को वहां पहुंच गए। अर्थात 4 अप्रैल को चले और 23 मई को वहां पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों ने सिर्फ 24 लोगों को उतारा, कितनों को, 24 को वहां पर उतारा, बाकी को नहीं उतारा, और बाकी को जबरदस्ती वापस भेज दिया, अर्थात इस जहाज को वापस कर दिया। अब इस जहाज में कितने 340 सिख थे, 24 मुसलमान थे और 12 इसमें क्या थे, 12 इसमें हिंदू थे। और जहाज वापस कहां आया, जहाज वापस कोलकाता का एक घाट है, एक तट है बजबज नाम का एक तटीय क्षेत्र है, वहां पर ये जहाज वापस आया कलकत्ता के, हाँ बजबज में, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्या हुआ कि 27 सितंबर 1914 को जब ये वहां पहुंचा तो अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी। अंग्रेज जो बड़े ही दयनीय स्थिति में, जो बड़े ही क्रूर थे उस समय पर, तो उन्होंने क्या किया कि इन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी, और उसमें क्या हुआ कि 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब इस घटना ने आज़ादी की लहर को इतना तेज कर दिया कि अंग्रेजों के पसीने छूट गए। इसलिए याद रखेगा, ये कामागाटामारू ये एक समुद्री जहाज था, और इस प्रकरण के बारे में आपको पूरा मालूम होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है साथियों। और उसके बाद में क्या हुआ था, उस समय पर क्या था कि जो 20वीं शताब्दी थी, उस समय उसके जो शुरुआती दिन थे, अर्थात 1914 के आसपास के जो दिन थे, उसमें अंग्रेजों ने एक नियम बना रखा था कि एशिया के जो प्रवासी होंगे उनको कनाडा और यूएस में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसलिए इस प्रकार से अंग्रेजों ने ऐसा किया और इस जहाज को वापस कलकत्ता लौटना पड़ा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। चलिए आइए प्रश्न की ओर आइए। किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटामारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो मैंने आपको बता दिया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कनाडा कहाँ है फ्रेंड्स? देखिए कनाडा आप वर्ल्ड मैप में देखिए, ये आपका कनाडा है। और एक क्वेश्चन और ध्यान में रखिएगा कि आपसे प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी, अर्थात दुनिया में सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वह किसकी होगी? वह आपकी होगी कनाडा की। क्योंकि देखिए ये कनाडा इतना लंबा चौड़ा फैला है और इसके ये छोटे छोटे तटीय क्षेत्र हैं, सब इसके तटीय इलाके हैं, ये सब तटीय सीमा में आएगा ना ये सब। तो तटीय सीमा इसलिए इसकी बहुत लंबी हो जाती है। याद रखिएगा, कनाडा की तटीय सीमा रेखा सबसे लंबी है, सर्वाधिक लंबी है पूरे विश्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के, प्रशासन की सुविधा, भाषागत एवं सांस्कृतिक एकरूपता, या फिर भौगोलिक समानता और संसाधन आवंटन के आधार पर 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन था वह किया गया था। आपसे पूछा गया कि किस आधार पर किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की समस्या थी साथियों, इसको हल करने के लिए नेहरू जी ने क्या किया था कि 22 दिसंबर 1953 को, कब 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग गठित किया जिसका नाम था फजल अली आयोग, और 3 सदस्य थे इसमें। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और जिसने क्या किया कि अपनी रिपोर्ट कब
कब इन्होंने? दिसंबर 1955 में पेश की, लगभग 2 साल बाद। 22 दिसंबर 1953 को ये आयोग गठित हुआ और जो कितना 30 दिसंबर, लगभग 30 दिसंबर 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और इसने 3 सिफारिशें की थी। और सिफारिशें कौन कौन सी थी? इसने कहा था कि केवल भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। दूसरा, कहने का मतलब है कि केवल भाषा, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ना हो। दूसरी सिफारिश थी कि राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक व जन कल्याण की दृष्टि से होना चाहिए। और तीसरा था कि जो ABC जो कैटेगरी के राज्य थे उनको समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए। ठीक है साथियों। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि 1956 में सरकार ने कुछ सुधार करके इसे लागू कर दिया। जो ये आयोग की रिपोर्ट थी इसे लागू कर दिया और लागू करके 14 राज्य, कितने? 14 स्टेट और आपके कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश ये बना दिए गए। कितना याद रखेगा? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। और उसके बाद में संविधान। अच्छा साथियों, एक चीज और याद रखेगा कि ऐसा नहीं था कि इससे पहले ऐसे आयोग गठित नहीं हुए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने जून 1948, कब? जून 1948, यह भी याद रखिएगा, जून 1948 को इलाहाबाद कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे जिनका नाम था SK धर। उनकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, अर्थात 4 सदस्य की एक कमेटी गठित की थी, आयोग बनाया था जिसे SK धर आयोग के नाम से हम जानते हैं। और जिसने दिसंबर 1948 को, अर्थात उसी वर्ष अंत में दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अर्थात इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश इन्होंने की थी। तो याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस दौरान क्या होता है, उसके बाद फिर आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चला था जिसमें जो पोटी श्री रामल्लू थे उनकी लगभग शायद, जहाँ तक हो सकता है कि मैं अगर सही हूँ, तो 55 दिनों के जो इन्होंने अनशन किया था उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद आंदोलन और भी भयंकर और तेज हो गया था। उसके बाद सरकार को सन 1953 में, कब? सन 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। तो याद रखिएगा, भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में गठित किया गया था रामल्लू की मृत्यु के बाद में। बड़ा ही आंदोलन खतरनाक हो गया था। तो साथियों सभी फैक्ट याद रखिएगा। अब इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषागत एवं सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर, मानदंडों के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। कब? 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है। MK गांधी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही थे जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे। और जहां तक नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी की बात करें तो साथियों इनके बारे में जान लीजिएगा कि ये INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे आपके 1929 में। देखिए मैं थोड़ा सा आपको जितने क्वेश्चन में बाकी विकल्प हैं उनके बारे में थोड़ा मोटा मोटा बताऊंगा। तो 1929 में पहली बार INC अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सदस्य थे। उससे पहले कौन थे? इससे पहले 1928 में इनके पिताजी थे। कौन थे इनके पिताजी? मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। उसके बाद 1929 में बने थे INC के जो अध्यक्ष थे वो बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू। INC क्या है? INC का फुल फॉर्म है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मिजोरम, केरल, असम या फिर कर्नाटक? तो देखिए साथियों जो मिजोरम है यह तो हो नहीं सकता, असम भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक क्या होता है? बम्बू की पैदावार होती है। कर्नाटक में क्या होता है? सबसे अधिक कॉफी उगाई जाती है। तो बचा क्या आपका? केरल। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केरल में ही जो है सबसे अधिक रबड़ उत्पादित होती है, अर्थात भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादित राज्य कौन सा है? आपका केरला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहां हुआ था? देखिए यदि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको तैयार रहना होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यदि आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में जाना जरूरी होगा। और उत्तर प्रदेश से ही आपके बहुत से प्रश्न आते भी हैं, तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश को घोट कर पी जाइए आप। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। जन्म कब और कहाँ हुआ था पूछा है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सन 1880 में हुआ था। कहाँ पर? बनारस में। तो देखिए साथियों, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो भी खासतौर पर उत्तर प्रदेश के घराने हैं, जैसे लखनऊ घराना, बनारस घराना, इनसे संबंधित, या फिर उत्तर प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, या फिर महत्वपूर्ण मंदिर है, महत्वपूर्ण मेले हैं, तो इनसे संबंधित आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए। चलिए मेरठ की बात करें तो मेरठ में क्या होता है सबसे अधिक? मेरठ में खेलों का सामान बनता है, खासकर जो क्रिकेट के बैट वगैरह होते हैं, बल्ले होते हैं, बॉल होती है, जो पैड्स होते हैं, विकेट्स होते हैं, तो उनका निर्माण सबसे अधिक कहाँ होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का? तो मेरठ में ही होता है, याद रखिएगा। और एक होता है आपका मथुरा, आपने मथुरा के बारे में सुना होगा। तो साथियों मथुरा में क्या है? मथुरा में अभी जो है हाथी के लिए एक म्यूजियम बनाया गया है और हाथियों के लिए एक हॉस्पिटल भी बनाया गया है। चलिए गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में एक टेरिकोटा होता है। क्या होता है? टेरिकोटा। और टेरिकोटा को याद रखिए, हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया था उत्तर प्रदेश के लिए। किसके लिए? उत्तर प्रदेश के लिए जीआई टैग मिला था गोरखपुर के टेरिकोटा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल हलवा प्रश्न है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, या फिर एएमयू जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो देखिए जो 1875 में, कब? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहले क्या किया था? ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? ओरिएंटल कॉलेज की। और ये ओरिएंटल कॉलेज ही आगे चलकर इसका नाम पड़ गया क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए जहां तक बीएचयू की बात है तो बीएचयू कब? 1916 में। ये 1916 में मदन मोहन मालवीय और साथी कौन थी? एनी बेसेंट, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। मदन मोहन मालवीय और फिर बाद में एनी बेसेंट। चलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कब बना था? ये आपका 1887 में, हमारे जो जन्म दिवस का वर्ष है उस वर्ष 1887 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कौन सा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यदि आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे तो साथियों ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। भास्कराचार्य, महावीर आचार्य, आर्यभट्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य के द्वारा ही जो प्राचीन गणित पुस्तक है जिसका नाम है गणित सार संग्रह, ये इनके द्वारा लिखी गई थी। यदि आप इसका आंसर आर्यभट्ट लगा देंगे तो आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन हैं? तो गुलाबी गैंग का नाम सुनकर आप इसको डकैती गैंग मत समझ लीजिए। ये कोई गुंडों का गैंग नहीं था, या कोई डकैती का गैंग नहीं था, या कोई चोर उचक्कों का या मारपीट करने वालों का गैंग नहीं था। गुलाबी गैंग का संस्थापक कौन है? तो गुलाबी गैंग था कौन बताइए, यदि किसी को मालूम है तो। साथियों जो गुलाबी गैंग था ये एक उत्तर प्रदेश के बांदा में एक ग्रुप है। ये ग्रुप का नाम है गुलाबी गैंग, और ये कहाँ पर है? ये बांदा में है, उत्तर प्रदेश के। जो क्या करता है, इसका कार्य है कि जो घरेलू हिंसा होती है, आप जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा होती है, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उनको रोकने के लिए, उनसे पीड़ित महिलाओं की हिफाजत के लिए, उनकी सहायता करने के लिए ये एक ग्रुप बनाया गया है। और ये कहाँ का ग्रुप है? ये उत्तर प्रदेश के बांदा में है। तो इसके संस्थापक आपसे पूछा गया कौन है? तो इसके संस्थापक है फ्रेंड्स संपत लाल पाल देवी। क्या थे? संपत पाल देवी इसके गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं। ये क्या है बताइए आप क्वेश्चन में, आप जो कमेंट में आंसर कीजिएगा कि ये महिला थी या पुरुष थे? संपत पाल देवी, अरे फ्रेंड्स ये क्या थी? ये महिला थी और गुलाबी गैंग के संस्थापक थी। चलिए, जो कि महिलाओं की सहायता किया करती थी, जो पीड़ित होती थी, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? चंदौली, औरैया, महोबा या फिर एटा। यदि आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो आपको उत्तर प्रदेश का मैप घोट कर पी जाना चाहिए। यदि आप मैप को नहीं पियोगे तो आपके बहुत से प्रश्न आपके मैप से बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, महोबा। और मैं आपकी सुविधा के लिए आपके सामने मैप लेकर आया हूं। तो चलिए आपको बताता हूं महोबा कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका पूरा उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है उसका ये डायग्राम है। किसका? ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का डायग्राम है।
और ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड एरिया सिर्फ उत्तर प्रदेश में आता है, ये मध्य प्रदेश में भी आता है। आपका जो देखिए, आपका ये जो एरिया है यहाँ से ये पूरा, ये नीचे का आपका मध्य प्रदेश का एरिया है, एमपी का एरिया है, और ये आपका यूपी है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड में शामिल है, तो आपका कौन सा है, आपका महोबा है, और महोबा ये रहा। बुंदेलखंड आप जानते हैं ये बहुत ही पानी की कमी से जूझने वाला एक उत्तर प्रदेश का एक एरिया है, और यहाँ पर पानी की बड़ी भारी किल्लत है, तो बहुत समस्या रहती है। तो आपके लिए मैंने दोनों मैप लगाए हैं। चलिए, एक दूसरा मैप आप बगल में देखिए, एक मैप ये है, इसमें आपको दिखाया गया है कि जो बुंदेलखंड का एरिया है वह किस प्रकार से बटा है। तो देखिए, ये इतना आपका उत्तर प्रदेश में और इतना आपका एमपी में है। तो ज़्यादा क्षेत्र कहाँ है, ज़्यादा क्षेत्र आपका एमपी में है और कम क्षेत्र आपका यूपी में है। तो याद रखेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महोबा इनमें से बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है। आप सभी डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज कर तसल्ली से आप इत्मीनान के साथ में देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि अशोक की सिंह राजधानी जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, उसको किस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, अर्थात कहाँ पर संरक्षित किया गया है, कहाँ पर सुरक्षित रखा गया है। तो आप जानते हैं कि अशोक जो सिंह है वो क्या था, एक उसका निशान है, एक प्रतीक है। तो आपसे पूछा गया है कि वह जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके रूप में जो अपनाया गया था उसे वर्तमान में कहाँ संरक्षित रखा गया है, कुशीनगर, कन्नौज, लुम्बिनी या फिर सारनाथ। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। सारनाथ में ही संरक्षित रखा गया है इसके संग्रहालय में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 1847 में पहली नारीवादी पत्रिका डैश 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 को प्रकाशित करने का श्रेय भी उत्तर प्रदेश को जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। देखिए साथियों, कितना जबरदस्त हलवा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए, और ऐसे प्रश्न आते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाला बोधनी। उनका नाम क्या था, बाला बोधनी था, जिनकी जो है पहली पत्रिका थी, पहली नारीवादी पत्रिका कौन सी थी, बाला बोधनी। इसको प्रकाशित करने का श्रेय उत्तर प्रदेश को, यूपी को जाता है, जिसके संपादक कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आपको प्रश्न ये कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है, उल्टा पूछ लिया सीधा पूछ लिया, याद रखेगा वह पत्रिका थी बाला बोधनी, जो कि पहली नारीवादी पत्रिका थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 शूटर सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के, बताइए कहां से संबंधित है ये। शूटर थे सौरभ चौधरी, आपने सुना होगा, हाल ही में इनका बहुत ही नाम रहा है, बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत ही प्रसिद्ध शूटर हैं। तो इनका संबंध कहाँ से पूछा गया, इलाहाबाद से, गोरखपुर से, मेरठ से या फिर अलीगढ़ से। तो याद रखिएगा इनका संबंध है मेरठ से, मेरठ के रहने वाले हैं कौन, शूटर सौरभ चौधरी। और फ्रेंड्स, शूटिंग के मामले में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक खास जगह है, पश्चिमी यूपी में, कहाँ पर, तो कौन सी जगह है, तो फ्रेंड्स वह गाँव है एक, कौन सा, जोहड़ी। ये जोहड़ी गांव जो है शूटिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहां से बड़े बड़े शूटर निकले हैं। चलिए याद रखिएगा, मेरे से संबंधित है आपके शूटर सौरभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर 16 प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे, एटा, इटावा, औरैया या फिर फिरोजाबाद। तो कहां से थे फ्रेंड्स ये बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटावा। जो सितार वादक नवाब इनायत खान थे ये संबंधित थे आपके इटावा से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो इनका संबंध था आपका सितार वादक से। ये प्रश्न आपका कैसे भी करके 2-3 बार घुमाकर इसको पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा साथियों, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो आपका ये प्रश्न नंबर 15 है आपका मेरठ से संबंधित है कौन, सौरभ चौधरी। तो मेरठ के बारे में और भी जान लीजिए। मेरठ में हाल ही में क्या बनाया गया, अभी मेरठ में एक डॉग्स के लिए, एक कुत्तों के लिए एक म्यूजियम की स्थापना की गई है, म्यूजियम इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और वह किसके लिए होगा, उन जो डॉग्स होंगे उनका प्रयोग आर्मी के लिए किया जाएगा। किसके लिए, आर्मी के लिए। तो याद रखिएगा, यदि पूछ लिया जाए कि डॉग्स के लिए एक म्यूजियम की स्थापना इस्टेब्लिश कहाँ हो रहा है वह, तो वह हो रहा है आपका मेरठ में, जिनका इस्तेमाल किया जाएगा आपका आर्मी के लिए। और मथुरा में मैंने आपको बताया कि मथुरा में भी इसी प्रकार से एक हाथियों के लिए एक म्यूजियम और हॉस्पिटल बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1934, 1935, 1930 या फिर 1945? तो देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि सबसे पहले जो 1934 में था, इसमें क्या होता, इसमें एक एक्ट बनाया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक एक्ट बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था 1934 में। फिर क्या हुआ कि 1935 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, अर्थात इसकी स्थापना की गई आरबीआई की, कब? 1935 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो कौन है? तो वह है आपके शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास एसकेडी इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। और ये कितने नंबर के हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 25वें नंबर के हैं, अर्थात 25th नंबर के ये इसके गवर्नर हैं आरबीआई के। और इसकी स्थापना कब की थी? 1935 में, एक्ट आया था 1934 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? पहले तो जानिए कि महापरिनिर्वाण होता क्या है। तो ये एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ अर्थात जो मृत्यु का समय होता है, यह होता है महापरिनिर्वाण, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के बारे में इसे कहते हैं। अर्थात जो महान व्यक्ति होते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे हम मृत्यु नहीं कहते, उसे बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो वह कहाँ प्राप्त किया था पूछा है आपसे? श्रावस्ती में, बसारनाथ, कुशीनगर या फिर गढ़मुक्तेश्वर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में ही। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और आप जानते हैं कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जिसके पहली जो फ्लाइट होगी, साथ ही जो यहाँ से पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी तो वह कहाँ के लिए भरेगी? वह आपकी श्रीलंका के लिए भरेगी। कहाँ के लिए? श्रीलंका के लिए पहली फ्लाइट जो उड़ान भरेगी श्रीलंका के लिए, कुशीनगर से, जो कि ये बहुत बड़ा क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और यूपी में एक और आपका एयरपोर्ट बनाया गया है, बनाया जा रहा है, जो कि है जेवर में। और जेवर कहाँ है आपका? नोएडा में। तो नोएडा के जेवर में उत्तर प्रदेश का, बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा आपका एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि होगा आपका 6 लेन का। कितना आपका? 6 लेन का होगा ये एयरपोर्ट, जो कि बनाया जाएगा आपका, या फिर बनाया जा रहा है नोएडा के जेवर में। ये याद रखिएगा, दोनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी और प्रश्न से संबंधित आपके बाकी जो फैक्ट मैंने बताए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। चलिए साथियों देखिए, यदि आप चीज़ों को कनेक्ट करके, रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होगी, आपको प्रश्न ज़्यादा याद होंगे और आपको दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे जब आप चीज़ों को रिलेट करके, उन्हें संबंधित करके उन्हें पढ़ेंगे या उन्हें याद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? छपेली, नौटंकी, कर्मा या फिर चीन फूल? तो भाई साहब ये आपका छपेली है, चप्पल नहीं है। ये क्या है? छपेली है, ये चप्पल मत समझिएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो प्रचलित है वह कौन सा है? तो साथियों आप देखते हैं कि आए दिन सबके घरों में लगभग क्या होता है, यह लोक नृत्य सबके घरों में होता है सुबह सुबह, खासकर सुबह सुबह जब स्टूडेंट या छात्र छात्राएं जो भाई बहन होते हैं जब सुबह नहीं उठते तो क्या होता है उनके घर में? क्या होता है उठने के? यदि नहीं उठते तो नौटंकी होती है और चप्पल आती है घूमकर सुदर्शन चक्र की तरह, और वह जब पड़ती है सिर पर, मुंह पे, या फिर पानी के जो लोटा है वो मुंह के ऊपर पड़ता है तो तब आँख खुलती है और फिर होता है आपका नौटंकी। और ये घरों घरों में होती है, सुबह होती है, कहीं शाम को होती है, कहीं दोपहर को होती है, तो नौटंकी चलती रहती है। तो इसलिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौटंकी इसका सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो प्रचलित लोक नृत्य है, जो लोक नृत्य है वह कौन सा है? नौटंकी है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती है? ये आपका हलवा क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सतपुड़ा, विंध्य, अरावली या फिर नीलगिरी? ये आपका बिल्कुल जबरदस्त धुआं धुआं करने वाला क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं और ये पहले भी पूछा गया, खासकर ये पिछले वर्ष जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था प्रश्न हुबहू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी। जो नीलगिरी की पहाड़ी है यह पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ती है। चलिए अब सुनिए थोड़ा सा और, जो आपका पूर्वी घाट है, कौन सा? पूर्वी घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी इसकी महेंद्रगिरी। दूसरा जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी, आपने सुना होगा अनाईमुड़ी। अच्छा उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के बीच में सीमा बनाती है? तो वह आपका राज्य है केरल और तमिलनाडु। कौन सा? केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच में ही ये सीमा निर्धारित करती है नीलगिरी की पहाड़ी दोनों। अच्छा और एक क्वेश्चन और है, अब आपसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि
नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है, अर्थात सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह आपकी है दोदा बेटा। कौन सी? दोदा बेटा आपके नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई साहब वह भी आपकी दोदा बेटा ही हो जाएगी। जो नीलगिरी की सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है, चोटी है, दोदा बेटा, वह ही जो है दक्षिण भारत की भी सदन जो इंडिया है उसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेटा। चलिए, सभी फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अरावली कहाँ है बताइएगा फ्रेंड्स, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये फटाफट से कमेंट करिएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो मैंने आपसे प्रश्न पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो ये मैंने आपको क्विज के आधार पर आपके होमवर्क के लिए रखा है। क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरनाई चोटी, कलसूबाई, गुरु शिखर या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए, यदि आपको मालूम है तो फ्रेंड्स डिटेल के साथ में विधिवत आप कमेंट करके इस क्वेश्चन के बारे में लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा, छापिएगा। चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करने का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करिएगा, नहीं लगी थी, यदि आपको क्वेश्चन यूजफुल नहीं लगते, आपको कंटेंट समझ में नहीं आता, तो आप हमें सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करिएगा। हमें बिल्कुल भी ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते और फालतू के कमेंट करते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा है कि आप फालतू के कमेंट करने लगाते हैं, आप फालतू की बकवासबाजी करते हैं, आप इश्क लड़ाते हो कमेंट बॉक्स में भी। तो साथियों, इससे बचिए और अपने पढ़ाई पर फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जल्दी से जल्दी आप पढ़ाई करके, मेहनत करके आप सफल होइएगा, अपना जो सीट है उसको हासिल करिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिएगा और आपके पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाने की तैयारी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।